हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी पहलुओं की चर्चा करेंगे और आज का विषय है शब्द सीमा को लेकर। जब आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में प्रश्नों को देखते हैं, जो भी पेपर आता है, जीएस पेपर हो या फिर आप निबंध का हो या फिर आपके सामान्य अध्ययन के किसी भी विषय वस्तु का हो, वहाँ पर प्रश्न के अंत में कुछ शब्द सीमा का उल्लेख होता है। जैसे कि कहीं पर आपको 200, कहीं 250, कहीं 150, कहीं 125, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 ऐसे भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं। जब इस तरह के शब्द वहाँ पर आपको लिखे मिलते हैं तो आपके मन में जो विचार आते हैं आंसर राइटिंग करने के दौरान कि जो ये शब्द लिखे गए हैं, क्या इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं, क्या इससे कम नहीं लिखने हैं, क्या इतना ही लिखना है, जो शब्द हैं उनका विभाजन कैसे करना है, मुख्य भाग में, भूमिका में या निष्कर्ष के तौर पर। इन सभी चीज़ों को किस तरीके से समावेशित करते हैं, इन सभी चीज़ों को कैसे संयोजन करते हैं और आप अपने उत्तर में इसे कैसे समायोजित करेंगे, आज इन्हीं पक्षों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में जो आते हैं सवाल, उन सवालों को एक एक करके लेते हैं और उनका जवाब क्या हो सकता है, उनका उत्तर क्या हो सकता है, उसको भी मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहली चीज़, शब्द सीमा के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको आता है जिसको आप कहते हैं कि क्या जो शब्द सीमा दी हुई है, जो किसी प्रश्न में दी हुई है, क्या उससे हम कम शब्दों का प्रयोग करके उत्तर लिख सकते हैं और क्या इससे मेरा कोई आंसर नंबर तो नहीं कटेगा। तो पहली चीज़, हम जो शब्द सीमा लिखी होती है, शब्द सीमा मानकर चलिए हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न दिया गया है, उसकी शब्द सीमा है 250। ठीक है, 250 शब्द यहाँ पर आपको दिए गए हैं किसी प्रश्न को लेकर। अब 250 शब्द लिखने का वहाँ पे मतलब क्या है? क्या ये चेतावनी पूर्वक बोला गया है? क्या आपको डराया धमकाया गया है कि नहीं 250 से ज़्यादा लिखोगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 250 जो शब्द अगर लिखे हैं उनका मतलब ये है कि आपको जो प्रश्न दिया गया है उसको आप 250 शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं और भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष में विभाजित करते हुए भी उसे अच्छे से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। कोशिश करना है कि आपको 250 से ज़्यादा वहाँ पे लिखना ना पड़े और इसका कारण भी है, शब्द सीमा के साथ साथ हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, समय जो होता है निश्चित होता है। 3 घंटे ही मिलते हैं मुख्य परीक्षा में और उस 3 घंटे में यदि आप किसी भी प्रश्न को ज़रूरत से ज़्यादा समय देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी अन्य प्रश्न के साथ जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें करना क्या है? संतुलन बनाना है। शब्द सीमा में हमें संतुलन पर ध्यान देना चाहिए और संतुलन जो होना है वो शब्दों के साथ होता है। अगर 250 शब्द है तो आप कोशिश हमेशा यही करिए कि आप अपने उत्तर को 250 शब्दों में लिख पाने में सक्षम हों और इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप मुख्य परीक्षा में जाने से पहले ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको यहाँ पर कम शब्दों में, अर्थात जितने शब्द आपको दिए गए हैं उसमें आप लिख पाएँ। लेकिन अगर आप नहीं भी लिख पाते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर कम लिखेंगे तो क्या नंबर कटेंगे? तो देखिए, हमेशा जो यूपीएससी की जो डिमांड है या फिर अदर एग्ज़ाम की डिमांड ये है कि अगर आपको 250 शब्द दिए गए हैं और आप 220, 230, 240 शब्दों में भी उत्तर को लिखकर कंप्लीट कर देते हैं, जस्टिफाई होना चाहिए आपका उत्तर। अर्थात जो प्रश्न में चीज़ें बोली गई हैं आप उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखते हैं, उनसे संबंधित तथ्यात्मक जानकारी देते हैं, मुख्य भाग या भूमिका या निष्कर्ष में अगर आप डिवाइड करते हैं और उसके अनुसार भी आप कंटेंट वहाँ पर देने में सक्षम हैं और कम शब्दों में अपनी बात को कहने में सक्षम हैं और प्रश्न की ज़रूरत को आप पूरा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कम शब्द लिखकर भी वहाँ पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो मैटर क्या करता है कि क्वांटिटी नहीं मैटर करती है, मैटर करती है आपकी क्वालिटी। ठीक है, क्या मैटर करता है? क्वालिटी। दूसरा, क्वालिटी के साथ साथ आप यहाँ पर प्रश्न को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, अर्थात क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से कम शब्दों में भी जस्टिफाई कर पा रहे हों। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप कम शब्दों में इस प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, कोई नंबर नहीं कटेगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है
कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें से बहुआयामी क्वेश्चन होता है, अर्थात 2 से 3 चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है, या किसी एक विषय के बारे में बहुत डिटेल से पूछ ली जाती है, जिसको लेकर शायद हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट हो लिखने को लेकर, और लगता है कि अगर आप कम लिखेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आप आंसर के साथ फिर से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसी स्थिति में तो एक क्वेश्चन और आता है मन में, क्या हम अधिक शब्दों का अर्थात शब्द सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन आपका आता है कि क्या हम शब्द सीमा का उल्लंघन कर सकते हैं। तो उल्लंघन करने के प्रश्न को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। उल्लंघन क्या है? उल्लंघन का मतलब हुआ कि यदि आपको मान लीजिए 200 शब्द लिखा हुआ है किसी भी प्रश्न की समाप्ति के पश्चात, आप वहां पर इसके लिए 220 शब्द का प्रयोग कर रहे हो, 225 शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो ये इसे कहा जाता है शब्द सीमा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्या शब्द सीमा का उल्लंघन करने से इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? क्या इससे आपके लिखे गए प्रश्न के चेक ना होने की आशंका बढ़ती है? क्या यहाँ पर आपके नंबर कटने की आशंका बढ़ती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है नहीं। यहाँ पर ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जो एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, ऐसे टॉपर्स की अगर आप बात सुने तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि मैंने कई सारे प्रश्नों का उत्तर प्रश्न से जितना पूछा गया था जो शब्द सीमा है उससे ज़्यादा लिखा है, और उसके बाद भी उनका वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर तथ्यात्मक तौर पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अर्थात अगर आप शब्द सीमा का उल्लंघन भी करते हैं तो वहाँ पर आपके नंबर इत्यादि कटने की संभावना नहीं होती है। बस अगेन मैटर क्या करता है? मैटर वही करता है जो पिछली बार मैंने कहा, मैटर करता है कि जो प्रश्न ने कहा उस प्रश्न को आप अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे हों। उसके लिए चाहे आप शब्द सीमा का उल्लंघन ही क्यों ना करना पड़ जाए, 10, 20, 25 शब्द आपको एक्स्ट्रा ही क्यों न लिखने पड़ रहे हों, लेकिन उस प्रश्न को अच्छे तरीके से जस्टिफाई करना सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है उत्तर लेखन का। अर्थात जो भी प्रश्न पूछा जाए आप उसके सभी पक्षों का अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करते हुए वहाँ पर उत्तर को लिखें। तो आपको 2 चीज़ें हैं, अर्थात आप कम शब्द भी लिखें या ज़्यादा शब्द लिखें, आपके नंबर नहीं कटते हैं, वहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई वहाँ पर आपको समस्या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस चाहे कम शब्दों का प्रयोग करें या ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करें, आप अपने प्रश्न के साथ जस्टिफाइड कर पा रहे हों, क्वालिटी दे पा रहे हों और अच्छे तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिख पा रहे हों। तो ये तो हो गया कम या ज़्यादा जैसे प्रश्नों को लेकर जो आप पूछते रहते हैं कि सर शब्द सीमा को कम शब्दों में लिखें तो कोई समस्या तो नहीं है, या शब्द सीमा का उल्लंघन करें तो उसकी कोई तो समस्या नहीं है। अगला आता है कि शब्दों का विभाजन कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 200 शब्द या 250 शब्दों की मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि 200 और 250 जो शब्द दिए रहते हैं या 100 शब्द दिए रहते हैं, और तो मूलतः अगर कहीं भी देखिए शब्द जो दिए हैं वो कई तरीके के दिए रहते हैं, है ना। अब बात करते हैं कि जो शब्द सीमा है वो कितने तरीके की है और उसमें कहाँ पर हमें विभाजन करना पड़ता है। तो देखिए जो शब्द आते हैं, जहाँ जितना मैंने देखा है, कहीं 20 शब्द पूछ रहा है, कहीं 50 शब्द पूछ रहा है, कहीं 100 शब्द पूछ रहा है, कहीं 125 शब्द पूछ रहा है, कहीं 200 शब्द पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर 150 शब्द पूछ रहा है, 200 पूछ रहा है, 250 पूछ रहा है, 300 पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमें डिवाइडेशन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? 20 शब्द 50 शब्द में हमें कोई डिवाइडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें इस तरह के प्रश्नों में कोई भी डिवाइडेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर शब्दों का कोई विभाजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 100 से 125 शब्दों में डिवाइडेशन आपको करना भी है तो मूलतः सिर्फ यहाँ पर 2 भाग में, एक भाग जहाँ पर आपको अपनी भूमिका निर्धारित करनी है और दूसरे भाग में बाकी विषय की चर्चा करनी है जो भी वहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है। और इस 2 भाग में कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आप जैसे कि 25 शब्द हो गए आपके भूमिका में और आपके बाकी 75 शब्द हो गए आपके किसमें, मुख्य भाग में, बाकी के विषय की चर्चा करता हुआ। अगर ये 125 का है तो हम इसे यहाँ पर 40 दे सकते हैं, बाकी 80 या 90 शब्द हम इस वाले में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पार्ट में से डिवाइड करके लिख सकते हैं। उसके बाद जितने भी आते हैं यहाँ पर, ठीक है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। सम टाइम बहुत सारे लोग यहाँ पर 150 शब्दों में भी आपके 2 ही पार्ट लिखते हैं, 3 पार्ट की भूमिका बहुत कम बनाते हैं, और तीसरा पार्ट अगर लिखते भी हैं तो 1 या 2 लाइन से ज़्यादा वहाँ पर होता नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर 200, 250 और 300 शब्दों की सीमा आती है, वहाँ पर हम 3 पार्ट में उत्तर को लिखते हैं, कंपलसरी है। और ये 3 पार्ट क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं जिसमें से एक होती है आपकी भूमिका, दूसरा होता है यहाँ पर आपका मुख्य भाग, और तीसरा होता है यहाँ पर आपका निष्कर्ष। हमेशा अब यहाँ पर शब्दों की सीमा का विभाजन करने का क्वेश्चन बोलता है कि यहाँ पर हम कितना शब्द किस पार्ट में लिखें। तो आपके लिए सबसे पहले एक चीज़ बहुत सिंपल कर देते हैं कि भूमिका और निष्कर्ष में शब्द सीमा जो आप लिखेंगे वो आपके मुख्य भाग से कम होगी। तो इसका कैसे मतलब एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पर 250 शब्दों के लेते हैं, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, जो कम ज़्यादा होगा आप उसमें प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो 250 शब्द हैं। अब 250 शब्द को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इंट्रो हो गया आपका, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर 250 शब्द हैं। अब 250 शब्द में सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर इंट्रो लिखना है, अर्थात आपकी भूमिका लिखनी है, फिर आपका मेन बॉडी लिखनी है, और एट द लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना है। तो मैंने हमेशा कहा कि इंट्रो और कंक्लूजन में शब्द कम लिखने हैं और मेन बॉडी में शब्द आपके ज़्यादा लिखने हैं, क्योंकि पूरे प्रश्न का जो विस्तार होती है, जो चर्चा करनी होती है, जो विश्लेषण करना होता है, वो हम कहाँ करते हैं? प्रश्न के मुख्य भाग में करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत होती है। भूमिका क्या है? भूमिका है जहां हम प्रश्न को समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न आखिर पूछ क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम मुख्य भाग को उसके जोड़ते हुए वहां पे चर्चा करते हैं। कई बार उसमें हम भूमिका के तौर पर कुछ ऐसी चीज़ों का, कुछ कथनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ कहानी की घटनाओं से प्रारंभ करते हैं, कुछ यहाँ पर पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं, कुछ विषय का विश्लेषण करते हुए प्रारंभ करते हैं, कुछ प्रश्नों के शब्दों का स्पष्टीकरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो भूमिका कई तरीके की लिखी जा सकती है। वीडियो मेरा जो है पुराना, वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा की है। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंतर्गत एक इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं उसके लिए। तो इंट्रो मान लेते हैं अगर 250 शब्द है तो मैं यहाँ पर इसको 50 शब्द दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मेन बॉडी ज़्यादा होगी लेकिन कंक्लूजन फिर से कम होगा। तो कंक्लूजन के लिए फिर से मैंने यहाँ पर इसको दे दिया 50 शब्द। तो 50 और 50 अगर हम निकाल दें तो कितना बचा? 100 शब्द निकल गए। 50 50 100 और 250 टोटल शब्द हैं। तो इसके लिए हमारे पास कितने शब्द बचे? 150 शब्द, जहाँ हम मुख्य भाग में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जहाँ कंक्लूजन आपको पूरे प्रश्न का एक निचोड़ रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर उस योजना से संबंधित किसी समस्या को या फिर भविष्योन्मुखी उपायों को या समस्या समाधान को लेकर या हाल फिलहाल की चीज़ों को लेकर उससे जोड़ता हुआ निष्कर्ष रहता है। वहीं मुख्य भाग प्रश्नों को ही, जो प्रश्न में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनका समग्र क्रमबद्ध विश्लेषण रहता है। कई बार वहाँ पर पक्ष विपक्ष की तुलना करता हुआ रहता है, कई बार वहाँ पर आलोचना करनी होती है, कई बार वहाँ पर परीक्षण करना होता है। तो वो अलग अलग तरीके से आप उसको लिखते हैं। तो मुख्य भाग लिखने के अपने कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। लेकिन शब्द सीमा की जो विभाजन की हम बात कर रहे थे, तो यदि आपके 250 शब्द हैं तो हम वहाँ पर इंट्रो में 50, कंक्लूजन में 50 और 150 यहाँ पर मेन बॉडी में। सम टाइम कुछ प्रश्नों में क्या होता है कि यहाँ पर 50 शब्द हैं, यहाँ पर 10-20 हम एक्स्ट्रा लिख जाते हैं, भूमिका कई बार बड़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर जब भी आपकी भूमिका बड़ी हो तो हमें यहाँ पर थोड़े शब्द सीमा कम कर लेनी चाहिए। इसे हम 120 से 130 शब्दों को भी कर सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जो बड़ा पार्ट है मुख्य भाग है और वहाँ पे हमेशा शब्द सीमा भूमिका और निष्कर्ष से ज़्यादा होगी। और अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो 5-10 शब्द ऊपर नीचे आप इन तीनों ही पार्ट में कर सकते हैं। तो शब्दों का विभाजन हमने समझ लिया। 20-50 शब्द में नहीं करना है। 100-125 में मूलतः 2 पार्ट में करते हैं। 150 वाले क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में भी करते हैं, समटाइम 3 पार्ट में भी करते हैं। वो व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है, प्रश्नों की डिमांड पर भी निर्भर करता है। 3 पार्ट को जो मुख्यतः हम डिवाइड करते हैं 200, 250 और 300 शब्दों के प्रश्न को, और यहाँ पर डिवाइड करने के भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में करते हैं। हमेशा भूमिका और निष्कर्ष में शब्द सीमा कम लिखते हैं और मुख्य भाग में शब्द सीमा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस आधार पर उसका विश्लेषण करते हैं जैसा प्रश्न पूछा जाएगा। एट द लास्ट आपका क्वेश्चन क्या बचता है? शब्द सीमा के आधार पर प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो शब्द सीमा के आधार पर प्रश्न कैसे हैं, तो मूलतः
शब्द सीमा के आधार पर प्रश्न। देखिए, जब शब्द सीमा के आधार पर प्रश्नों का मतलब कैसा, मैं इसको समझा देता हूँ। शब्द सीमा के आधार प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा 20, 50, 100, 150, 250 शब्द सीमा आपके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बहुत होते हैं, बहुत कम होते हैं। जैसे स्टेट पीएससी में जो होता है वो 20-50 शब्द के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। यूपीएससी जो पूछता है वो आपके प्रश्न पूछता है, वो आपको 150 से 250 का पूछता है। ऐसे कई बार आपके ज़्यादा शब्दों के होंगे, ऐसे का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में जीएस के चीज़ों को हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं वो स्टेट पीएससी को लेकर और यूपीएससी में यहाँ पर अलग अलग तरीके के शब्द सीमा को निर्धारित करते हुए आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो वहाँ पर प्रश्न एक विषय पर हो सकता है, प्रश्न 2 विषयों पर हो सकते हैं, प्रश्न 2 से अधिक, कई बार 3 विषयों को समाहित करता हुआ प्रश्न हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों में शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए कई बार मुख्य भाग में भी हमें डिवाइडेशन करनी पड़ती है। मान लेते हैं मुख्य प्रश्न में पूछ लिया गया कि 3 अलग अलग चीज़ों को लेकर, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया जिसमें पर्यावरण भी संकलित हो, जिसमें अर्थव्यवस्था भी हो और जिसमें मान लेते हैं भूगोल है भी समाहित हो। तो जब भी हम ऐसे पार्ट के क्वेश्चन को लिखते हैं जहाँ पर 3 से अधिक क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएं, तो वहाँ पे शब्द सीमा को डिवाइड करते समय कई बार मुख्य भाग में भी चीज़ों को डिवाइड करना पड़ता है, या फिर कई बार वहाँ पर पक्ष और विपक्ष पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों में पक्ष विपक्ष भी हमें क्या लिखना है, मुख्य भाग में लिखना होता है। जब पक्ष विपक्ष पूछा जाए या फिर 3 से 2 या 2 से अधिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं प्रश्न में, तो वहाँ पर भी अगर हमारे पास शब्द वहाँ पर 100 हैं या फिर 150 हैं जो आपकी मुख्य भाग के लिए है, ठीक है। तो मुख्य भाग में यदि आपको कहने का मतलब है 250 शब्द थे, 250 में हमने इसे 50, 150 और 50 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब 150 में हमें मुख्य भाग में लिखना है, तो यहाँ पर भी हम कई बार ऐसे लिख सकते हैं कि हमने इसको दे दिया तीनों को ही 50-50 शब्द, पक्ष विपक्ष में लिखना है तो इसको 75-75 शब्द। तो इस तरीके से कई बार मुख्य भाग के अंतर्गत भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न में मुख्य भाग के आधार पर उनको डिवाइडेशन हमें करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो शब्द सीमा का ख्याल रखना है वो 4 आधारों पर रखना है। पहले 2 प्रश्न पर ध्यान रखिएगा, चाहे कम शब्द का प्रयोग करें या ज़्यादा शब्द का प्रयोग करें, जो शब्द सीमा दी गई है बस आप अपने प्रश्नों को सही तरीके से जस्टिफाई कर रहे हों, जो पूछा जा रहा हो उसको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिख पाया गया हो। दूसरा, शब्दों का जो विभाजन करना है वो सभी प्रकार के प्रश्नों में नहीं करना होता है, उन्हीं प्रश्नों में करना होता है जहां पर आपको शब्द सीमा करीब 150 या उससे ऊपर की आती है, और वहां पर ही हमें 2 से 3 पार्ट में से आंसर को लिखना होता है। उसके बाद वहां पर हमेशा डिवाइडेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मुख्य भाग में सबसे ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरे प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है, जबकि भूमिका और मुख्य निष्कर्ष में कम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा और अंतिम बात कि यदि प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक चीज़ों के बारे में प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, तो वहाँ पर हमें कई बार मुख्य भाग में भी शब्दों को डिवाइडेशन करना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं और उससे संबंधित आपके पास पॉइंट कितना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, भूगोल में आपके पास पर्यावरण के पॉइंट ज़्यादा हैं, भूगोल के पॉइंट कम हैं, तो पर्यावरण को हमने चलिए 60 दे दिया और भूगोल को 40 दे दिया, तो हम वहाँ पर कम ज़्यादा भी उस अनुसार कर सकते हैं। अर्थात शब्दों का एट द लास्ट एट द पॉइंट वहाँ पर आपको लिखते समय इतना ध्यान रखना है कि आपकी पकड़ कहाँ पर कैसी है और वहाँ पर सभी के बाद संतुलन स्थापित करते हुए एक अच्छा उत्तर हम लिख पाएँ या नहीं। तो इस तरीके से यदि आप अपने शब्द सीमा को अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसका पालन करेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखना है, इन शब्द सीमा पर जो भी आपके क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं या जो भी चीज़ें आपकी हैं, उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी, उतना ही अच्छा आप जो भी शब्द सीमा है उसको आप सही तरीके से लिख पाएंगे, उस पर आपकी पकड़ बन पाएगी, कमांड आप हासिल कर पाएंगे, और आप जब मुख्य परीक्षा में प्रश्न लिखने जाएंगे तो वहाँ पर आप 3 घंटे में अगर 20 क्वेश्चन लिखना है तो वहाँ पर कितनी स्पीड होनी चाहिए, कितने शब्द में लिखना है, उसके साथ आप सामंजस्य बिठा पाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर इस वीडियो
के माध्यम से शब्द सीमा को लेकर जो आपके प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होते हैं, जो डाउट्स होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएंगे और इसके माध्यम से आपने उत्तर लेखन के दौरान इसे अप्लाई करके आप एक बेहतर शब्द सीमा का प्रयोग कैसे करना है और परीक्षा के लिए एक अच्छे माहौल के हिसाब से तैयार हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे कुछ नए तकनीकी पहलुओं को लेकर चर्चा करता हुआ, मुख्य परीक्षा मानक उत्तर लेखन के तकनीकी पहलुओं को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड लक।